हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत हो एक नए वीडियो के साथ, जो कि है आपके क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So we will start with the meaning of financial management. In every business, three main questions which arises regarding finance are. तो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज में फिनेंस से रिलेटेड तीन बड़े क्वेश्चंस हमेशा होते हैं, जिनमें से पहला है हाउ मच फिनेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो भी हमारे बिजनेस के वेरियस एक्टिविटीज़ होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कितना फाइनेंस चाहिए, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट फाइनेंस। देन सेकंड क्वेश्चन आता है आपका हाउ मच ऑफ इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और जितना भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है उसमें से कितना पोर्शन किस डिफरेंट सोर्स से आप अरेंज करेंगे। एंड हाउ विल द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने वेरियस एक्टिविटीज़ से, उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप। ये तीन क्वेश्चन हर एक बिजनेस कंसर्न से जुड़ा हुआ होता ही है। एंड आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इनहेरेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जैसे हमने कहा, पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो बिल्कुल इसी बैकग्राउंड पर है। ये जो तीन क्वेश्चंस की हमने बात की है, उन्हीं का जवाब हमें कहाँ से मिलता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सभी का जवाब आपको देता है। So, financial management relates to efficient and effective management of funds. तो जो हमारा फंड्स है फॉर द बिजनेस, उसके एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। यूज्ड इन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लानिंग, ऑब्टेनिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब फंड्स के प्लानिंग के लिए, फंड्स के ऑब्टेन यानी कि प्रोक्योर करने के लिए, उनके कंट्रोलिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ है, आपके रिसोर्स के ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट से और उसके प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंस से। सो इन ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि कुछ इस तरह है। पहला है आपका ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब ये क्या है, तो इसमें है आइडेंटिफाइंग द वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, वेरियस जो सोर्स लाइक शेयर्स हैं, डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बैंक लोन है, ये सब चीज़ें आप पता लगाते हैं पहले। देन इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग द सोर्स विद लो कॉस्ट एंड लेस रिस्क। और फिर आप क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, बाय मीन सबके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जानते हैं, और हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है लो कॉस्ट वाला कौन सा फाइनेंस है और कम रिस्क सबसे कम किस में है, तब आप उसको सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोक्योरमेंट है फंड्स का वो ऑप्टिमल हो पाता है। देन ऐसे ही है आपका ऑप्टिमल यूजेस ऑफ फंड्स, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिंग फंड्स इनटू प्रॉफिटेबल चैनल्स। आप ऐसे जगह उसको इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होता है, सो दैट कि ये आपका आउटकम निकल के आ सके कि ROI इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, तो आपका ROI ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होना चाहिए, तब आपका ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड्स कहलाता है। नाउ अब आते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के बाद डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस। ये सारी बातें हमने कॉन्सेप्ट में समझ ली हैं और इस डेफिनेशन को दिया जिन्होंने, उनका नाम है JL मेसी। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन और आपका साथ साथ कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने का, वो है आपका अल्टीमेटली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अब क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, तो व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज हाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा अब, और साथ साथ ये कैसे होता है, सो दैट कि हम समझ सके
कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होता है। तो आइए पता लगाते हैं इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Wealth maximization means to increase the capital invested in the business by the shareholders. As you all know कि हमारे कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं, दे आर द रियल ओनर्स। तो उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इज द इंडेक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो जो मार्केट प्राइस शेयर्स का होता है, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से, वो चीज़ हमेशा आपके लिए शेयर्स का इंडेक्स का काम करता है जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इंक्रीजेज, इट कैन बी सेड दैट द कैपिटल जो कि आपका वेल्थ है इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स हैज बीन एप्रिशिएटिंग और इंक्रीजिंग। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर शेयर होल्डर्स के होल्डिंग्स का यानी शेयर्स का मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने उनके वेल्थ यानी कैपिटल को इंक्रीज किया है या वो बढ़ रहा है। एंड ऑन द कंट्रेरी, fall in the market price of the shares has an adverse effect on their wealth। और अगर मार्केट प्राइस कम हो जाता है तो उसका एक बहुत ही उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके वेल्थ पर। और वो क्यों? क्योंकि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन बी कंप्लीटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। और हम जो वेल्थ होता है किसी शेयर होल्डर का उसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कंप्यूट कैसे कर सकते हैं इस बेसिस पर उसका फॉर्मूला भी हम देखते हैं। आइए तो देखिए, शेयर होल्डर का करंट वेल्थ कंपनी में क्या होता है। यानी आप अगर एक शेयर होल्डर हैं, आपने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, तो व्हाट इज योर करंट वेल्थ, कैसे आप पता लगाओगे। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर, नंबर ऑफ शेयर्स विच यू आर होल्डिंग मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो इनको हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो आइए जानते हैं अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो देखिए, मिस्टर केशव है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिन्होंने परचेज किया है 2000 शेयर्स ऑफ तिरुपति लिमिटेड और किस रेट पर, 10 रुपीज़ पर शेयर। तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं 2000 परचेज किए जिसका कॉस्ट था 10 रुपीज़ पर शेयर। इट मीन्स दैट हिज वेल्थ इन द कंपनी इज वर्थ ₹20,000, जो कि कैसे हुआ, 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 फॉर पर शेयर, आ गया 20,000। ये आपका वेल्थ है। देन आफ्टर समटाइम्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स राइजेस टू ₹18 पर शेयर। जो आपका कॉस्ट था शेयर्स का 10, वो बढ़कर कितना हो गया, 18। तो इस अकॉर्डिंग आपका करंट वेल्थ क्या होगा कंपनी में, तो ऑब्वियसली आपका मार्केट रेट 18 है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितने शेयर्स हैं, 2000। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका 36,000 बन जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इट मीन्स दैट हिज वेल्थ इन द कंपनी हैज़ गॉन अप टू ₹36,000, जो हुआ कैसे, 2000 मल्टीप्लाई बाई 18। और आप इसी बात को कह सकते हैं कि उसका वेल्थ इंक्रीज हो गया है 16,000 से। कैसे हुआ, पहले वेल्थ 20,000 रुपये थी आपकी, बाद में मार्केट प्राइस बढ़ने की वजह से वेल्थ 36,000 हो गए, तो आपका वेल्थ कितना इंक्रीज हो गया है, 16,000 रुपये से। ठीक है, ये हो गया वेल्थ को इंक्रीज करना, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और उसी का उल्टा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो मार्केट प्राइस अगर हमने मान लेते हैं कि वो हो गया 7 रुपीज़, जो आपका ओरिजिनल रेट था 10 रुपीज़, वो घटकर हो गया 7 मार्केट में। तो अब उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी, तो 2000 शेयर्स थे उनके पास, 7 रुपये का एक शेयर मार्केट में अब है, तो 14,000 की वेल्थ हो गई। तो जो आपकी पहले वेल्थ थी 20,000 की, आपने उसको देखा कि मार्केट में एग्जिस्टिंग रेट से वो हो गया 14,000। तो अब यहाँ वेल्थ तो मैक्सिमाइज नहीं हुआ, बल्कि आपका उल्टा क्या हो गया है, वेल्थ डिक्रीज हो रहा है 6,000 रुपीज़ से, है ना। तो यही है, इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स राइजेस। तो ये बात एग्जैक्टली क्लियर है कि जब आप मार्केट प्राइस का राइज देखेंगे शेयर्स में, तभी आप कह सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हमने बात किया था कि 2 क्वेश्चन आते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, जवाब हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि कैसे किया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आइए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। Following steps or decisions should be taken by the financial manager to raise the market price of the company share, that is for wealth maximization। तो wealth maximization को करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को क्या स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि मार्केट प्राइस बढ़ सके। आइए देखें। तो एक है उसमें से ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये क्या होता है, इट मीन्स ही शुड टेक सच डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एज आर रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल। यानी बिजनेस फंड्स को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना जो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस करके दे सके, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। ये क्या है,
तो इट मीन्स दैट ही शुड मेक सच अ मिक्स ऑफ डेट कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। डेट कैपिटल का मतलब जो बाहर के लोगों से एज अ लोन लेते हैं, एंड शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर्स लगाते हैं। तो इसका ऐसा एक मिक्सचर तैयार करना, यानी प्रोपोर्शन बनाना, एज ही हैज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ताकि उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो सके। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजंस। देन आता है आपका तीसरा, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। It means that total profit of the company should be distributed among the shareholders in such a manner that they feel satisfied, and the same time company also has sufficient reserve to meet the future requirement। यानी कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होता है, अगर हम उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो शेयर होल्डर तो सेटिस्फाइड होंगे, बट कंपनी के पास कोई रिजर्व नहीं रहेगा। तो कितना कंपनी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे और कितना कंपनी अपने पास रख ले रिजर्व में, इन दोनों को ही पता लगाना बहुत जरूरी है, और सही तरीके से तब जा करके आप अपने शेयर होल्डर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट रिजर्व भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस डिसीजन इज नोन एज ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। और इन्हीं तीनों को मिला करके आप क्या कर पाते हैं, अपना मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स बढ़ा पाते हैं। तो आइए देखें कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ये है कि डिसीजन टेकन बाय द अबव इन द अबव मैनर हेल्प द फाइनेंशियल मैनेजर to raise the financial position of the company and it has a positive effect on the market price of the shares। तो जो तीन डिसीजंस की बात हुई है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, इन तीनों को फाइनेंशियल मैनेजर अपने बेस्ट वे में लेने की कोशिश करे, जिससे कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स पर। एंड इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये था आज का एक पार्ट 1 हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर से, जिसमें हमने डिस्कस किया है रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड होप सो कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।